हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अभी तक हमने मेगाथरम इंडक्शन, हर्षदीप, फोर्टिटो, डोकमोर हेल्थ, डेल्ला प्लेक्स एंड फोनबुक आईपीओ की रिव्यू वीडियो डाल दी गई है। आप लोग वहां पर चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के दिन हम इस रिव्यू वीडियो में एक और कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, मयंक कैटल फूड का, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं जो ऑलमोस्ट फाइनल है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, क्योंकि ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवॉर्ड और उसी के साथ साथ मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मेरे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं। बट फाइनल नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट और इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी के पास हो चुका है। और अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये एक ऑयल कंपनी होने वाली है जो इंगेज हुई है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैटल फूड, एनिमल फूड, कैटल फूड केक एंड एडिबल ऑयल। मतलब कि इन शॉर्ट कंपनी का काम अच्छा होने वाला है। कंपनी ऑपरेट करती है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इक्विप्ड हुई हुई है लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो होने वाली है राजकोट में यानी कि गुजरात में। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं 2023-4 फाइनेंशियल ईयर में, तो मेज ऑयल में आ जाती है 22,896 मेगा टन की, और वहीं पर मेज केक में आ जाती है 45,792 मेगा टन की। और उसी के साथ साथ जो इनके प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई किए जाते हैं गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र में। और एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 120 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जिनमें से 104 वर्कर्स होने वाले हैं। ओवरऑल में कंपनी का काम अच्छा है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव काम भी होने वाला है, इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के टाइम टेबल की, तो 29 ऑफ जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, 1 ऑफ फरवरी को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 ऑफ फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी फ्लोटेड 2 ऑफ फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 ऑफ फेब की। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की होने वाली है। प्राइस होने वाला है 108 रुपीज पर शेयर का। 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 19.44 करोड़ का, जो सारा का सारा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएसई के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% और एचएनई कैटेगरी में 50%। लोड साइज की बात करते हैं तो एक लोड 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो भारत कुमार पोपटलाल वचीनी एंड मिस्टर अजय पोपटलाल वचीनी कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 97.50% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 65% की। अब अगर हम कंपनी के मेजर मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में, अगर हम सबसे पहले कंपनी के टोटल असेट को देखते हैं तो 2021 में था 34 करोड़ का, जो पहले क्वार्टर ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज होते होते पहुंच चुका था 51 करोड़ का। अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 186 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 323 करोड़ तक पहुंचा, 2023 में पहुंच चुका था 309 करोड़ का, और 31 जुलाई 2023 में 75 करोड़ का। जहां पर हमें 2021 से 2022 में तो अच्छा इंक्रीज देखने को मिला, बट उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी भी देखने को नहीं मिल रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 71 लाख का, 2022 में था 79.92 लाख का, 2023 में पहुंच चुका था 1.31 करोड़ का, और पहले क्वार्टर में 57 लाख का।
अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, हालांकि हमें यहाँ पर एक ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है 2021 से, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर तक देखते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, बट जिस तरीके से जहां पर 2021 से 2022 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उस तरीके से जहां पर हमें प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि 2023 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अच्छा बाउंस किया है, जहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुए 64.45% से। बाय द वे अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो 5.33 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.73 करोड़ का, टोटल बोरिंग है 37.88 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जहां पर मैं इतने अच्छे फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा कंपनी के, बट इतने भी बुरे नहीं बोलूंगा। मेजर दिक्कत आई है हमें रेवेन्यूज में, जहां पर कंपनी के रेवेन्यूज में हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और जितना भी ये वाला सेक्टर है, जहां हम कहते हैं कि जो भी हमारे खाने पीने से रिलेटेड सेक्टर होता है, वहां पर रेवेन्यू की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि वहां पर अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि वहां पर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। और जितना भी ये हमारा खाने पीने वाला सेक्टर है ना, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कंपनी की सेल्स, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है किसी भी खाने पीने वाली कंपनी के लिए। तो वहां पर मुझे एक मेजर दिक्कत देखने को मिली है। तो ओवरऑल में ओके ओके टू स्लाइटली नेगेटिव इस कंपनी के फाइनेंशियल मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो वहां पर इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सकें। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इशू एक्सपेंस के लिए, और उसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को चेकआउट कर लेते हैं, तो ईपीएस होने वाली है प्री आईपीओ 3.65 की, पोस्ट आईपीओ 3.19 की, काफी ज्यादा कम है। पी 29.58 की प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 33.89 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 11.27% की, सिर्फ ओके ओके है। डेट टू इक्विटी रेशियो 9.13 की, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा और मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो तो हद से ज्यादा होने वाली है। और ऐसे में आने वाले टाइम में कि कैसे अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को होल्ड करती है, किस तरीके से इसे मैनेज करती है, किस तरीके से इसको कम करती है, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 27.61% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45 की, काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के अलावा मुझे कुछ भी यहाँ पर अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। वाई द वे अगर हम इस कंपनी के जीएमपी की बात कर लेते हैं आज के टाइम पे, तो यहाँ पर इस कंपनी का कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में, और यहाँ पर 0% का जीएमपी अभी फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लिया, बट रह चुकी है वैल्यूएशन। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी बात करूं, तो कंपनी जहां पर अपना आईपीओ सस्ता तो ला ही नहीं रही है, ऊपर से उल्टा काफी ज्यादा महंगा ला रही है, जिसकी वजह से बाकी अगर मैं सभी पॉइंट्स को इग्नोर कर दूं, इसके सभी नेगेटिव्स को, चाहे फाइनेंशियल में मुझे दिक्कत देखने को मिली, डेट टू इक्विटी रेशियो, या फिर और सभी माइनस नेगेटिव्स को, बट वैल्यूएशन को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं। जहां पर इन्होंने अच्छी खासी डिमांड करी है, और जहां पर हमारी लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा कंपनी ने, जिसकी वजह से ये आईपीओ मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के क्राइटेरिया को फेल कर रहा था। क्या ये आईपीओ हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता? दे सकता है। कोई भी अच्छे से अच्छा आईपीओ भी कई बार डिस्काउंट में खुल जाता है, और बुरे से बुरा आईपीओ भी काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाता है। जिस स्टॉक मार्केट है भैया, जहां पर हमेशा हमें रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करके ही चलना पड़ता है। हमारा हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है। हर किसी को अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई भी आईपीओ है, कोई भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम करें, रियलिटी में कुछ नहीं पता अगले सेकंड क्या हो जाए, वहां पर अच्छा खासा मुनाफा दे जाए या अच्छा खासा लॉस दे जाए, कोई भी चीज हो, हमें उस रिस्क फैक्टर को समझना पड़ेगा। जहां पर हम कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस स्टडी करते हैं। बाय द वे ये किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।